Jai Jirendra to all of you. Welcome to the 33rd class of CA Inter Auditing and Assurance. अपन लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और उसमें अपन लोग एसेज कर रहे थे इस चैप्टर के पर्टिकुलर के अंदर जो 500 की सीरीज़ है। 2 एसेज अपन लोग अपनी पिछली क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। ऐसे 580 विच इज़ अबाउट रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस एंड ऐसे 501 स्पेशल कंसिडरेशंस फॉर स्पेसिफिक आइटम्स। अब अपन लोग इस चैप्टर का थर्ड ऐसे स्टार्ट करेंगे, एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस ऐसे 505। आपको ये ऐसेज के नाम याद करना है ढंग से। अगर आपको याद नहीं हो तो आप इन सबको एक पेपर पर लिख लीजिए और इनको वहाँ से याद कीजिए, लेकिन आपको ये याद करना है ऐसेज के नाम। 2 ऐसेज अपन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इस ऐसे के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली। अब अपन लोग ऐसे 505 स्टार्ट करेंगे। ऐसे 505 का ऊपर भी अपना एक 2 पेज छूटे हुए हैं, उनको भी अपन इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या होता है? जैसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ऑडिटर लेता है मैनेजमेंट से, वैसे ही ऑडिटर एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस लेता है आउटसाइड द पार्टीज जो एंटिटी की होती हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट मतलब डेटर्स हो गए, अपने क्रेडिटर्स हो गए, बैंक हो गया, इन सब से हम लोग कुछ कंफर्म कराते हैं कि आपके जो बैलेंसेस हमारी बुक्स के अंदर आ रहे हैं वो इतने हैं या ज़्यादा हैं या कम है, या फिर कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं इसके अंदर। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में बी डिफाइंड एज ऑडिट एविडेंस। ये सारी चीज़ें ऑडिट एविडेंसेस है, क्योंकि ऐसे 500 की सीरीज़ के बारे में चल रहे हैं तो सब चीज़ें ये ऑडिट एविडेंसेस से ऐसे सारे रिलेट करेंगे। मे बी डिफाइंड एज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर। ये डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स दिया जाता है ऑडिटर को फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मिंग पार्टी, इन पेपर फॉर्म और बाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदर मीडियम। ओके, ऑडिट एविडेंसेस किसी भी मीडियम में हो सकते हैं, तो ये एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस भी किसी भी मीडियम में हो सकती हैं। अब इसके अंदर कुछ ऐसे के अंदर टर्म्स यूज़ की जाएंगी, 4 टर्म्स यहाँ पे दिए हैं, उनका अपन को मतलब पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म इज़ पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कन्फर्मेशन क्या रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? हम लोग अपनी कन्फर्मिंग पार्टी जिससे अपन लोग बैलेंसेस कन्फर्म करवाना चाहते हैं, अपन लोग उससे पूछेंगे कि क्या आपका बैलेंस हमारे पास इतना है। अगर वो अब उसके पास अगर इतना होगा या नहीं होगा, वो दोनों केसेस के अंदर रिप्लाई करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? वो एग्री करेगी तो भी रिप्लाई करेगी, डिसएग्री करेगी तो भी रिप्लाई करेगी। इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। अब नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जब वो हम लोगों ने पूछा कि बैलेंस आपका 5 लाख है या नहीं है, अब अगर उसका बैलेंस 5 लाख है उस कन्फर्मिंग पार्टी का अपने पास, तो अब तो वो रिप्लाई नहीं करेगी। और अगर 5 लाख नहीं है बैलेंस, तब वो रिप्लाई करेगी। मतलब वो कब रिप्लाई करेगी? जब वो पार्टी डिसएग्री करेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया? अ रिक्वेस्ट दैट द कन्फर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर डायरेक्टली टू द ऑडिटर इंडिकेटिंग वेदर द कन्फर्मिंग पार्टी एग्रीज और डिसएग्रीज विद द इन्फॉर्मेशन इन द रिक्वेस्ट और प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। मतलब वो पार्टी एग्री करती होगी या डिसएग्री करती होगी, दोनों केसेस के अंदर वो रिप्लाई करेगी ऑडिटर को, ऑडिटर की रिक्वेस्ट को। नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया? अ रिक्वेस्ट दैट द कन्फर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ द कन्फर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज विद द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। ओके, पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट और नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है नॉन रिस्पॉन्स। अ फेलियर ऑफ द कन्फर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुली रिस्पॉन्ड। जो कन्फर्मिंग पार्टी है जिससे ऑडिटर कुछ डिटेल्स कंफर्म करना चाहता है, वो ऑडिटर को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, या फिर ऑडिटर ने 10 चीज़ें मांगी थी, उस एंटिटी ने या फिर जो रिस्पॉन्डिंग पार्टी है उसने अपन को सिर्फ 5 चीज़ों के बारे में रिस्पॉन्स दिया। अ फेलियर ऑफ द कन्फर्मिंग पार्टी टू अ पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट और अ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड। एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट थी, उसको कन्फर्मिंग पार्टी ने रिप्लाई ही नहीं करा, या फिर वो जो अपना रिस्पॉन्स था वो अनडिलीवर्ड अपने पास वापस रिटर्न हो चुका है, यह कहलाएगा नॉन रिस्पॉन्स। अब एक्सेप्शन क्या होता है? अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म्ड और कंटेन्ड इन द एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। मैनेजमेंट ने तो हमारे को इन्फॉर्मेशन दी कि हमारा उसके पास ए अमाउंट पेंडिंग है, जो हमारी कंफर्मिंग पार्टी है वो हमारे को बोल रही है कि हमारे पास उसका बी अमाउंट पेंडिंग है, तो ये एक्सेप्शन आ गया। अब यहाँ पर ऑडिटर को बहुत ज़्यादा ढंग से चेकिंग करनी पड़ेगी। अब ये अपन लोग डेफिनेशंस पढ़ने के बाद जो अपना ऊपर टॉपिक रह गया था, अपन वहाँ चलते हैं पेज नंबर 3.18 के ऊपर। आप लोग भी अपनी बुक के अंदर निकाल लीजिए। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ऑडिटर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कब डील करता है? इसके अंदर से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अपन उन दोनों को कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके अटेम्प्ट के अंदर आने के उसके। The auditor shall consider whether external confirmation procedures are to be performed as substantive audit procedure. Auditor consider करेगा कि उसको external confirmation procedures को as substantive audit procedure use करना है या नहीं करना है।
ये आपके आरटीपी नवंबर 18 और एमटीपी अप्रैल 18 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं एंड आर रेलेवेंट टू व्हेन एड्रेसिंग असर्शंस एसोसिएटेड विद अकाउंट बैलेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स। हम लोगों को डेटर का अकाउंट बैलेंस चेक करना है कि जो हमारी बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड है वो असलियत में रिकॉर्ड सही हुआ है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। बट दे नीड नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू दीज आइटम्स ओनली। लेकिन हमारे को एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को सिर्फ अकाउंट बैलेंसेस और उनके रिलेटेड आइटम्स के लिए ही रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देना चाहिए। For example, the auditor may request external confirmation of the terms of the agreements. Auditor terms of the agreements के लिए भी एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस ले सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट का उसको चेकिंग करनी है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सामने वाली जो कंफर्मिंग पार्टी है उसमें उसके पास भी सेम टर्म्स एंड कंडीशंस का ही कॉन्ट्रैक्ट लेटर है ना, उससे वो ऑडिटर चेक कर सकता है। और ट्रांजैक्शंस बिटवीन एन एंटिटी एंड अदर पार्टी से ऑडिटर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेके चेक कर सकता है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स ऑल्सो मे बी परफॉर्म टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस के लिए भी ऑडिटर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स का यूज़ कर सकता है। ये कब होगा? अ रिक्वेस्ट में specifically seek confirmation that no side agreement exists that may be relevant to an entity's revenue cutoff assertion. साइड एग्रीमेंट का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? साइड एग्रीमेंट मतलब ये होता है कि डेट कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एंसिलरी टू द मेन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल इसको अपन लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अपन ने किसी एंटिटी के साथ या मतलब जो ऑडिटर था उससे क्लाइंट ने डील करा कि तुम हमारे को टैक्स ऑडिट करके दे दो, इनकम टैक्स रिटर्न बना कर दे दो। अब जो एंटिटी है वो ऑडिटर से ये भी बोल सकती है एक साइड एग्रीमेंट की तरह कि हम लोग अपनी फ़ीस का क्राइटेरिया क्या रखेंगे, सर्विस ऑफ अपील्स आप हमारे को दोगे नहीं दोगे, और ये सब कैसे काम किया जाएगा, ये एक साइड एग्रीमेंट की तरह अलग से एक ऑडिटर को बना के दिया जा सकता है। ऐसे ही एंटिटी अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे भी ये साइड एग्रीमेंट बना के रख सकती है कि हम लोग आपको ये सर्विसेज भी दे सकते हैं। यूजुअली ये साइड एग्रीमेंट्स फाइनेंस के केसेस में ज़्यादा काम आता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे देखिए, अ साइड एग्रीमेंट इज अ डॉक्यूमेंट जनरली यूज्ड एज सप्लीमेंट्री टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है कि हम लोग उसको एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस चेक करने के लिए एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जो कन्फर्मिंग पार्टी है उससे पूछ सकते हैं, मतलब ऑडिटर कन्फर्मिंग पार्टी से पूछ सकता है कि क्या एंटिटी ने आपसे कोई साइड एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा है। यूजुअली एट एंटिटीज रेवेन्यू कट ऑफ एसर्शन, मतलब जो कट ऑफ एसर्शन रहेगी 31 मार्च के आसपास एंटिटी ने आपसे कोई साइड एग्रीमेंट तो नहीं करा है। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट जो है ये जो क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द सिचुएशंस वेयर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स में प्रोवाइड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस इन रिस्पॉन्डिंग टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर ने रिस्क को असेस कर लिया, अब उसके हिसाब से वो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकता है सो दैट दे प्रोवाइड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस। तो अब यहाँ पे इन्होंने 8 पॉइंट दिए हैं, या आपको 7 पॉइंट दिए हैं, ये आपको बहुत ढंग से याद करना है। नॉर्मल से पॉइंट है, लेकिन पेपर में जब आते हैं तो बच्चे सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स लिख पाते हैं, बाकी वो पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो आपको ये लर्न बाय हार्ट करने हैं पॉइंट्स। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? बैंक बैलेंस को अपन लोग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से चेक कर सकते हैं, बैंक के मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, बैंक में जाकर स्टेटमेंट ले सकते हैं एंड अदर इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू द बैंकिंग रिलेशनशिप्स। फर्स्ट पॉइंट वेरी सिंपल, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंसेस एंड टर्म्स एंड अकाउंट पेबल बैलेंसेस। 7th पॉइंट है अकाउंट पेबल बैलेंसेस एंड टर्म्स। ये दोनों भी बिल्कुल रिलेटेड पॉइंट्स हैं और ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। 3 पॉइंट्स तो अपने हो गए। सबसे पहला बैंक, फिर अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंसेस एंड देयर टर्म्स और अकाउंट पेबल्स के बैलेंसेस एंड देयर टर्म्स। अभी 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से आपको चारों ही याद रखने पड़ेंगे। पहला, इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज एट बॉन्डेड वेयर हाउस फॉर प्रोसेसिंग और ऑन कंसाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल जॉब वर्क के लिए इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है। ठीक है, अपन ने 501 के अंदर इसका एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करा था, तो ऑडिटर उसके लिए भी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन यूज़ कर सकता है। प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय लॉयर्स और फाइनेंसियर्स फॉर सेफ कस्टडी और एज सिक्योरिटी। हमारे जो प्रॉपर्टी एंटिटी के जो प्रॉपर्टी टाइटल के डीड्स थे वो एंटिटी ने किसी लॉयर को संभालने के लिए दे रखे हैं या फिर किसी फाइनेंशियर को दे रखे हैं, और एज सिक्योरिटी हमने किसी को दे रखे हैं, तो उसके लिए ऑडिटर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को यूज़ कर सकता है। इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड फॉर सेफ कीपिंग बाय थर्ड पार्टीज़। हमने इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे थे शेयर्स या मटीरियलाइज फॉर्म में, मतलब पेपर की फॉर्म में, हमने उसको किसी थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी को दे दिया फॉर सिक्योरिटी रीजंस। और परचेज्ड फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर्स बट नॉट डिलीवर्ड एट द बैलेंस शीट डेट। हमने परचेज तो करे स्टॉक ब्रोकर्स से, ठीक है, लेकिन हम लोग उनको मतलब स्टॉक ब्रोकर हम एंटिटी को डिलीवरी नहीं दे पाया उन इन्वेस्टमेंट्स की एट द बैलेंस शीट डेट। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, उस स्टॉक ब्रोकर से एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकता है कि एंटिटी के आपके पास रिकॉर्ड्स पड़े हुए तो है ना। अमाउंट ड्यू टू लैंडर्स इंक्लूडिंग रेलेवेंट टर्म्स ऑफ रीपेमेंट एंड रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स। ठीक है, हमारे को लैंडर्स को कितना पेमेंट करना है और उनके रीपेमेंट के शेड्यूल्स क्या हैं, टर्म्स क्या हैं, वो हम लोग लैंडर से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट,
Although external confirmations may provide relevant audit evidence relating to certain assertions, there are some assertions for which external confirmation provide less relevant audit evidence. इसका मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जहाँ पर एक्सटर्नल confirmations लेस रेलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस दें, हमारे को दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करना पड़े. एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्सटर्नल confirmation प्रोवाइड लेस relevant audit evidence relating to recoverability of account receivable balances and then they do to their existence. हम लोग एग्जिस्टेंस तो पता कर सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स का, लेकिन वो रिकवर होंगे या नहीं होंगे ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन से हम लोग कंफर्म नहीं करवा सकते. ठीक है, क्योंकि वो तो अकाउंट रिसीवेबल जिसका होगा डेटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. Third point, the auditor may determine that external confirmation procedures performed for one purpose provide an opportunity to obtain audit evidence about other matters. क्या मतलब हुआ इसका, एग्जाम्पल से अपन समझते हैं. confirmation request for bank balances often include request for information relevant to other financial statement assertions also. हमने बैंक से confirmation किस चीज़ की मांगी कि आप हमारे को बैंक के बैलेंसेस बता दो, तो बैंक हमारे को उससे रिलेटेड कुछ और ऑडिट एविडेंसेस भी दे सकता है. तो हमारे लिए इसकी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम लोग दूसरे मैटर्स की भी चेकिंग कर सकते हैं थ्रू एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स. सच कंसिडरेशंस में इन्फ्लुएंस द ऑडिटर्स डिसीजन अबाउट वेदर टू परफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स और नॉट. ओके, अब ये जो फैक्टर्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. पूरे 3 नंबर या 4 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो आपको ये भी फैक्टर्स याद करने हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट के लिए. फैक्टर्स दैट में असिस्ट द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स आर टू बी परफॉर्म्ड एज सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स और नॉट. फैक्टर्स जो कि असिस्ट करेंगे ऑडिटर को किस चीज़ के बारे में, सोचने के लिए कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स ऑडिटर को यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं, कैसे एज सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं. 3 फैक्टर्स हैं, तीनों आपको याद करने हैं. सबसे पहला पॉइंट है कंफर्मिंग पार्टी की नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. हम लोग तो डेटर से पूछने जा रहे हैं कि आपके पास बैलेंस कितना है, और वो डेटर को मालूम ही नहीं कि बैलेंस क्या होता है. ठीक है, उसका कोई और मतलब मैनेजमेंट का, उसका डेटर का मैनेजमेंट अलग है और वो डेटर से हम लोग पूछ रहे हैं, तो ये दिक्कत हो जाएगी. कंफर्मिंग पार्टी को मालूम ही नहीं है. ठीक है, रिस्पॉन्सेज ज़्यादा रिलायबल तब हो सकते हैं इफ़ दे आर प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन एट द कंफर्मिंग पार्टी हु हैज़ द रिक्विजिट नॉलेज अबाउट द इन्फॉर्मेशन बीइंग कंफर्म्ड. हम लोग उस जने से, अगर कंफर्मिंग पार्टी के उस जने से पूछें जिसको उसकी पूरी नॉलेज है, तो हमारे रिस्पॉन्सेज ज़्यादा रिलायबल होंगे. तो फर्स्ट पॉइंट तो ये फैक्टर रहेगा जब ऑडिटर को ध्यान रखना है कि उसको यूज़ करना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स को या नहीं करना है. सेकेंड पॉइंट है द एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड. ठीक है, अब वो कंफर्मिंग पार्टी से हम लोग पूछ तो रहे हैं, लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं है उसको रिस्पॉन्ड करने की ऑडिटर को, या वो इच्छा ही नहीं है उसकी रिस्पॉन्ड करने की. तो अब यहाँ पे मतलब एग्जांपल से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और क्वेश्चन की लाइन डायरेक्ट ये आएगी, द एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड एज अ फैक्टर. आप इसको हमारे को बताइए कि इसको क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो आपको ये सारे यही एग्जाम्पल्स लिखने रहेंगे. फर्स्ट, द कंफर्मिंग पार्टी may not accept responsibility for responding to a confirmation request. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कंफर्मिंग पार्टी की कि आप हम ऑडिटर आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कंफर्मिंग पार्टी, आप उसको रिस्पॉन्ड करो. तो ऑडिट कंफर्मिंग पार्टी की इच्छा ही नहीं हो, मे नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहे जिम्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी को. सेकेंड पॉइंट, द कंफर्मिंग पार्टी में कंसिडर रिस्पॉन्डिंग टू कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग. हम लोगों ने कंफर्मिंग पार्टी से डिटेल मांगी, अब कंफर्मिंग पार्टी को ऐसा लग रहा है कि तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा हमारे को रिस्पॉन्ड करना, या फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे को हमारे पूरे बैलेंसेस चेक करने पड़ेंगे कि इतना ही बैलेंस ड्यू है ना. ठीक है, तो वो ऑडिट कंफर्मिंग पार्टी तब भी विलिंग नहीं हो सकती टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर. थर्ड पॉइंट, द कंफर्मिंग पार्टी में हैव कंसर्न्स अबाउट द पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग. कंफर्मिंग पार्टी को दिक्कत हो सकती है कि हमारे ऊपर कुछ लीगल लायबिलिटी आ सकती है, ये हमारे से लिखवा के ले रहा है कि इतना एक्सटर्नल कंफर्मेशन में हमारे पास ड्यू है इनका बैलेंस, तो हम लोग इनको रिस्पॉन्ड नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है, द कंफर्मिंग पार्टी में अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शंस इन डिफरेंट करेंसीज. ऐसा हो सकता है कि हमारी कंफर्मिंग पार्टी फॉरेन की हो, वो US डॉलर के अंदर रिपोर्ट करती हो या फिर कोई और करेंसी के अंदर रिपोर्ट करती हो, तो वो कन्वर्जन के अंदर दिक्कत आ जाए. ठीक है ना, ये एक पॉइंट हो सकता है. लास्ट पॉइंट, द कंफर्मिंग पार्टी में ऑपरेट इन एन एनवायरनमेंट वेयर रिस्पॉन्डिंग टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस. वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में कंफर्मिंग पार्टी रहती हो या फिर डील करती हो जहाँ पर रिस्पॉन्ड करना कंफर्मिंग रिक्वेस्ट को वो एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं हो डे टू डे ऑपरेशंस का. ठीक है, तो आपको ये 5 पॉइंट्स याद करने हैं, बहुत ढंग से याद करने हैं. तीनों तो याद करने ही है, स्पेसिफिकली ये 5 पॉइंट्स भी याद करने हैं. इन सच सर्कमस्टांसेस कंफर्मिंग पार्टीज में नॉट रिस्पॉन्ड. ये जो ऊपर सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं यहाँ पर कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, तो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट आर दो सर्कमस्टांसेस इन विच द कंफर्मिंग पार्टी में नॉट रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर. तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं. और मे रिस्पॉन्ड इन अ कैजुअल मैनर और मे अटेम्प्ट टू रिस्ट्रिक्ट द रिलायंस प्लेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स. ओके, ठीक है,
थर्ड फैक्टर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी। वो मतलब दिमाग से उसको कैसी क्लियर है, बायस्ड है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। इफ़ द कन्फर्मिंग पार्टी इज़ अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द एंटिटी, हो गया फिर तो कल्याण। अगर रिलेटेड पार्टी है तो वो तो झूठ ही बोलेगी। आप बोलोगे 5 लाख बैलेंस है, हाँ हाँ 5 लाख बैलेंस है। आप बोलोगे 10 लाख बैलेंस है, 10 लाख बैलेंस है। वो तो जो आप बोलोगे वो मान लेगी। जो उसको एंटिटी डायरेक्शंस देगी उसी के हिसाब से वो ट्रीट करेगी अपने ऑडिटर को। रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में भी लेस रिलायबल। ओके, ये अपना यहाँ पे अपने पेज ऊपर छूटा हुआ था, ये अपन ने इसको कवर कर लिया है। अब अपन वापस अपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के डिटेल पे आ जाते हैं। चलिए पेज नंबर 3.38 पे आ जाइए आप। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इस एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स मतलब इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपके ऐसे 505 से अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया ज़्यादा से ज़्यादा मेन अटैम्प्ट के अंदर। तो आपके अटैम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा ही है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स, व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स द ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट्स इंक्लूडिंग। ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स को जब यूज़ कर रहा होगा तो वो कंट्रोल रखेगा, इंक्लूडिंग किन किन चीज़ों पर, डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी कन्फर्म्ड और रिक्वेस्टेड, उसको क्या इन्फॉर्मेशन कन्फर्म या फिर रिक्वेस्ट करानी है। कुछ ऐसा तो इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे सामने वाली पार्टी ऑफेंड हो जाए, या कुछ वो गलत ट्रीटमेंट उसका समझ ले, या गलत मतलब समझ ले उस चीज़ का। सेकेंड पॉइंट, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी। हम लोग किन्हीं गुंडों से तो नहीं मांग रहे हैं ऐसी चीज़ें, वो हमारे को देंगे नहीं, बल्कि वो हमारे ऊपर और चढ़ जाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिजाइनिंग द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट्स इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग दैट रिक्वेस्ट्स आर प्रॉपर्ली एड्रेस्ड एंड कंटेन रिटर्न इन्फॉर्मेशन फॉर रिस्पॉन्सेज टू बी सेंड डायरेक्टली टू द ऑडिटर। हम लोग जब डिज़ाइन कर रहे होंगे हमारी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को, ठीक है, तो इसके लिए अभी अपन लोग नीचे पॉइंट डिटेल में इस पॉइंट के लिए अपन लोग अलग से भी पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट डिटेल में अभी आप समझिए। जब हम लोग अपनी डिज़ाइन कर रहे होंगे कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कि आप हमारे को ये इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उस कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट आर प्रॉपर्ली एड्रेस, जिसको हमारे को रिक्वेस्ट वो एड्रेस करनी है उसका नाम आ रहा है ना, और उसके अंदर रिटर्न की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होनी चाहिए कि जो रिक्वेस्ट आप वापस रिटर्न करोगे वो डायरेक्ट ऑडिटर के पास आनी चाहिए। ये उसको एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स को लगाते हुए ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट, सेंडिंग द रिक्वेस्ट्स इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट्स व्हेन एप्लीकेबल टू द कन्फर्मिंग पार्टी। ये सब बनाने के बाद वो ऑडिटर सेंड करेगा द रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। ओके, 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा जिसके ऊपर उसको एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लगाना है। दूसरा, अप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी को सिलेक्ट करेगा, फिर डिज़ाइन करेगा रिक्वेस्ट को और फिर उसके बाद भेज देगा। ठीक है। अब डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी कन्फर्म्ड और रिक्वेस्टेड। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स फ्रीक्वेंटली आर परफॉर्म टू कन्फर्म और रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंट बैलेंसेज एंड देयर एलिमेंट्स। लेकिन उनको हमारे को इन्हीं चीज़ पे ऊपर रिक्वेस्ट इन्हीं सिर्फ अकाउंट बैलेंसेज और एलिमेंट्स पे हमारे को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। अपन ने पूरा डिटेल पढ़ रखा है कि किन किन पर अपन लोगों को और अपन लोग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लगा सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप ऊपर से याद कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, डिजाइनिंग कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। अभी अपन ने यहाँ थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि डिजाइनिंग कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट करते हुए हमारे को बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो वो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, अब वो ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है अटेम्प्ट के लिए आपके। द डिज़ाइन ऑफ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में डायरेक्टली अफेक्ट द कन्फर्मेशन रिस्पॉन्स। हम लोगों ने जैसा कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बनाया है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारे कन्फर्मेशन के रिस्पॉन्स को कि इसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। हमने उसके अंदर लैंग्वेज लेजिबल तो लिखी है ना, लेजिबल मतलब समझने लायक तो लिखी है ना सामने वाले को, कुछ ऐसे हाई फाई वर्ड्स तो यूज़ नहीं कर लिए, कुछ गलत वर्ड्स तो हमने यूज़ नहीं कर लिए। एंड द रिलायबिलिटी एंड द नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज। और अगर हमारा कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट अच्छा होगा तो उसकी रिलायबिलिटी और नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस हम लोग उसका अच्छा मानेंगे। अब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए व्हेन डिजाइनिंग द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट टू बी सेंड टू द कन्फर्मिंग पार्टी। इसके अंदर फैक्टर्स हैं हमारे, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क। फ्रॉड के क्या रिस्क हो सकते हैं हमारे को बनाते हुए ध्यान रखना है। ठीक है। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट हमारे को कैसा रखना है ये ध्यान रखना है। प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट और सिमिलर एंगेजमेंट्स हमारा क्या था उसको भी हमारे को ध्यान रख के कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बनानी है। असर्शंस बीइंग एड्रेस्ड, आप कैसे असर्शन के लिए कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बना रहे हो उसको भी आपको ध्यान रखना है। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपको मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रखना है, पेपर फॉर्म में आप लोग पोस्ट से भिजवाओगे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब मेल करोगे या फिर कोई और मीडियम यूज़ करोगे। मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन मिलेगा नहीं मिलेगा आपको इस कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए। और एनकरेजमेंट टू द कन्फर्मिंग पार्टीज़ टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर। पता चल रहा है आपने तो भेज दिया लेकिन मैनेजमेंट उन कन्फर्मिंग पार्टीज़ को बोल ही नहीं रहा है कि आप रिस्पॉन्ड करो ऑडिटर को। कन्फर्मिंग पार्टीज़ में ओनली भी विलिंग टू रिस्पॉन्ड टू द कन्फर्मिंग रिक्वेस्ट कंटेनिंग मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन। कन्फर्मिंग पार्टी तभी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगी जब वो मैनेजमेंट के जो एंटिटी का मैनेजमेंट है जिसकी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी जा रही है उससे वो ऑथराइजेशन मिल पाएँ। ठीक है।
नहीं तो अपन लोगों को कोई भी बोलेगा तुम ऑथराइज, तुम हमारे को कंफर्म करके दे दो, हम ऐसे थोड़ी ना हर किसी को कंफर्म करके दे देंगे। जब तक जिस एंटिटी की कंफर्मिंग पूछा जा रहा है उससे से ही हमारे को कोई ऑथराइजेशन भी नहीं मिलेगा, तब तक हम कंफर्म ही नहीं कर सकते। द एबिलिटी ऑफ द इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी टू कन्फर्म और प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, ये एबिलिटी वाला पॉइंट अपन ने ऊपर भी पढ़ा था। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनवॉइस अमाउंट वर्सेस टोटल बैलेंस, हम लोग इंडिविजुअल इनवॉइस अमाउंट पूछ रहे हो वो टोटल बैलेंस बता रहा हो, या फिर वो टोटल बैलेंस हम लोग पूछ रहे हो वो हमारे को इंडिविजुअल इनवॉइस अमाउंट बता रहा हो। एबिलिटी देखनी पड़ेगी कि सामने वाले का दिमाग कैसा है, उसी के हिसाब से हम लोग हमारी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को ड्राफ्ट करेंगे। ये अपने 7 पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटैम्प्ट के लिए। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे 505 का लिंकेज देना है उसके अंदर और ध्यान रखना है। एक और टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, तो वो आपको याद करने हैं तीनों पॉइंट ढंग से। मैनेजमेंट रिफ्यूज़ल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, मैनेजमेंट ने ऑडिटर को मना कर दिया कि तुम कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट मत भेजो। इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, तो अब ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला इंक्वायर करेगा एज टू द मैनेजमेंट्स रीजन फॉर द रिफ्यूज़ल, मैनेजमेंट तुम मना क्यों कर रहे हो, इंक्वायरी करेगा ऑडिटर। एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस, और फिर ऑडिट एविडेंसेस सीक करेगा, मतलब ऑब्टेन करेगा एज टू द वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस ऑफ द मैनेजमेंट्स रिफ्यूज़ल। B point, evaluate the implications of management refusal on the auditor's assessment of risk or relevant risk or material misstatements। जब इंक्वायर कर लेगा उसके बाद फिर वो इवेल्युएट करेगा कि इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं मेरे असेसमेंट के ऊपर, जो मैंने रेलेवेंट रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का असेसमेंट कर रहा था उसके ऊपर मेरे इसके मना मैनेजमेंट के मना करने के इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉड के रिस्क क्या हो सकते हैं, एंड ऑन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव अदर प्रोसीजर्स के ऊपर मेरे को कितना और ज़्यादा एक्सटेंट उनका बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा इंक्वायरी और इवेल्युएट करने से। लास्ट पॉइंट, परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स एज डिजाइन टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस, हम लोग दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे चेक करने के लिए कि मैनेजमेंट कुछ सच तो बोल रहा है ना। ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम लोग जिसकी लेने वाले थे उसमें कुछ फ्रॉड के तो चीज़ नहीं है, उसके लिए हम लोग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। तो 3 पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखना है बहुत ढंग से। सबसे पहला इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से कि तुम रिफ्यूज़ को कर रहे हो और ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे उसकी वैलिडिटी रीजनेबलनेस देखने के लिए। दूसरा पॉइंट, इवेल्युएट करेंगे इंप्लीकेशंस के मैनेजमेंट के रिफ्यूज़ल करने के इंप्लीकेशंस क्या होंगे। और थर्ड पॉइंट, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को ऑब्टेन करेंगे। If the auditor concludes that management refusal to allow the auditor to send a confirmation is unreasonable, अगर ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट मना कर रहा है किसी अनरीजनेबल कारण से, या फिर ऑडिटर को लगता है ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करके ऑडिटर को कुछ रेलेवेंट रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल पाएंगे, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शेल कम्युनिकेट विद TCWG इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 260। ऐसे 260 अपन अभी और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। The auditor also shall determine the implications for the audit and the auditor's opinion in accordance with SA 705। मॉडिफाइड ओपिनियन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हमारे को डिस्क्लेमर देना है परवेसिवनेस को देखते हुए, या फिर हमारे को क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग SA 705 जो है अपना ऑडिट रिपोर्ट के अंदर चैप्टर में जो अपन ने कवर करा था वहाँ से हम लोग इसको देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, रीड कर लेते हैं इसे। While conducting the audit of JK Limited, auditor K of KLM and Associates Chartered Accountants observes that there are large number of trade payables and receivables standing in the books of accounts as on 31st March. Auditor wanted to send confirmation request to a few trade receivables, but management refused to the auditor to send the confirmation request. How would the auditor proceed? ये जो अभी अपन ने आंसर पढ़ा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपके अटेम्प्ट के अंदर, और ये जो अपन ने आंसर पढ़ा था ये पूरा आंसर आपको लिखना है, लास्ट तक पूरा लिखना है कि ऑडिटर को ऐसे 260 के हिसाब से कम्युनिकेट करना है TCWG को अगर वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं लगा पा रहा है तो, और लास्ट के अंदर अगर उसको ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है इंप्लीकेशंस को देखते हुए वो ऐसे 705 में अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। यहाँ पर अपना ही ऐसे 505 कंप्लीट होता है। अच्छा ऐसे था ये। अगली क्लास से अपन लोग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस वाला ऐसे करेंगे। Friends, if you have any doubt or query in any topic, or if you want to give any suggestions regarding the videos, then you can post them in the comment box and we will try to solve your issues. Okay, like the video and subscribe the channel for more such video updates. Also press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.